Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your channel The Anatomy Canvas. In today's class, that is your lecture number 11, we are going to discuss with the establishment of the body axis, then the clinical correlates of the process of the gastrulation, and later on the further development of the trophoblast. अब ये तीनों फैक्टर्स जो हैं OTX2, LIM1 एंड HESX1 इन एडिशन टू द फैक्टर सेरिब्रस एंड लेफ्टी1, ये सारे मिलके बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नोडल और लेफ्टी1 फैक्टर को डाउन रेगुलेट करते हैं, नोडल को डाउन रेगुलेट करते हैं। और जब नोडल डाउन रेगुलेट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में इधर जो एंडोडर्म है वो हमारे पास क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो बनाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इस एरिया में जो इस एरिया में है यहाँ पे सेरिब्रस और लेफ्टी1, अगर इनको हम डाउन रेगुलेट न करें, सेरिब्रस और लेफ्टी1 की एब्सेंस हो जाए तो उसके रिजल्ट में ये जो एरिया देन इट विल कंटिन्यू टू फॉर्म द प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो हमारे पास दो इकट्ठी चीजें एट अ टाइम कर रही हैं। यहाँ पे नोडल के एरिया से जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, जो वो सेल्स हैं जिन्होंने एंटीरियर विसरल एंडोडर्म बनानी है, फर्स्ट वो माइग्रेट होकर यहाँ से आए हैं और यहाँ पर माइग्रेट होकर आने के बाद इन सेल्स ने यहाँ पे इन पे OTX, LIM1, NHESX1 काम करते हैं और सेरिब्रस और लेफ्टी1 काम करते हैं, जिसके रिजल्ट में ये सेल्स जो हैं एंटीरियर विजरल एंडोडर्म जो है ये हमारे पास क्रेनियल एंड ऑफ एम्ब्रियो और उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को बनाती है। और अगर यहाँ पे सेरिब्रस और लेफ्टी1 फैक्टर्स की एब्सेंस हो जाए तो फिर एट द सेम टाइम हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक भी मेंटेन हो जाती है। इसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि FGF एंड BMP4 जो हैं ये एक और फैक्टर्स हैं जो अब मीजोडर्म पे काम करें। अभी यहाँ पे हम एंडोडर्म की बात कर रहे थे, अब हम मीजोडर्म की बात करें। मीजोडर्म के लेवल पे जो सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक से माइग्रेट करते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इस चीज को भी करेंगे कि मीजोडर्म 3 में डिवाइड हो जाती है, दैट इज दी पैराक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो होता क्या है कि FGF एंड BMP4 जो हैं ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी भी मीजोडर्म है उसको वेंट्रलाइज करने के लिए। इस बात का मतलब ये है कि जितनी भी मीजोडर्म है उसको ये वेंट्रल एस्पेक्ट पे मूव कराते हैं और इस वेंट्रल एस्पेक्ट पे मूव कराने की वजह से ये वाली जो मीजोडर्म इनिशियली आई है ये सारी की सारी मीजोडर्म जो है हमारे पास किडनीज का स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी यहाँ इंटरमीडिएट मीजोडर्म में आएगी। और उसके साथ साथ लेटरल बॉडी वॉल, क्योंकि जब एम्ब्रियो फोल्ड होगा तो यहाँ तो आप देखें आपको ट्राइलेमिनर जम डिस्क नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार एम्ब्रियो ने सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो बनना है। और जब हम एम्ब्रियो को फोल्ड करेंगे तो ये सारा फोल्डिंग के रिजल्ट में जब ये आगे को आएगा तो ये हमारे पास उसकी बॉडी वॉल बनाएगा। तो जितनी भी इनिशियली मीजोडर्म आ रही है, FGF दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, इन दोनों के रिजल्ट में ये वेंट्रलाइज हो रही है और ये वेंट्रलाइज होकर कंट्रीब्यूट करती है किडनीज को, ब्लड को एंड बॉडी वॉल मीजोडर्म को। लेकिन अगर हम इस चीज को छोड़ दें एज सच तो जितनी भी मीजोडर्मल सेल्स हैं जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से मूव करके आ रहे हैं वो सारी की सारी वेंट्रलाइज हो जाएगी। हम ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर चीज का चेक एंड बैलेंस होता है। तो इन दो प्रोटीन का जो चेक एंड बैलेंस है वो कॉर्डिन, नोगिन एंड फॉलिस्टेटिन है। और इन तीनों फैक्टर्स को खुद जो चीज एक्टिवेट करती है वो गूसिकॉइड है। अब गूसिकॉइड इनको एक्टिवेट करते हैं जिसके रिजल्ट में ये एक्टिवेट होके ये BMP4 को एंटेगोनाइज कर देंगे। जब BMP4 दैट इज द बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4 एंटेगोनाइज होके डाउन रेगुलेट हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो मीजोडर्म वेंट्रलाइज हो रही थी अब वो डॉर्सलाइज होना शुरू हो जाएगी। और डॉर्सलाइज होने के बाद ये मीजोडर्म अब हमारे पास सोमाइट्स का एरिया बनाएगी, ठीक है, लेटरल सोमाइट्स बनाएगी और सोमाइट्स के साथ नोटोकार्ड और न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगी। यानी ये वो तरीकाकार है, ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो सेल्स आ रहे हैं और जिन्होंने मीजोडर्म बनानी है वो किस किस तरह से काम करेंगे। इनिशियली FGF एंड BMP4 ने इसको वेंट्रलाइज करना है जिसके रिजल्ट में इन्होंने
इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनानी है, यानी किडनी और ब्लड बनाना है, और साथ में बॉडी वॉल बनानी है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें जब भी MP4 स्पेशली एंटेगोनाइज हो जाएगी बाय द फैक्टर्स कॉर्टिन, नोगिन एंड फॉलिस्टेटिन, तो उसके रिजल्ट में रिमेनिंग वाली जो है मेसोडर्म जो माइग्रेट होकर आ रही है वो डॉर्सलाइज होगी, और डॉर्सलाइज होकर हमारे पास सोमाइट्स बनाएगी, और सोमाइट्स के साथ हमारे पास वो न्यूरल प्लेट एंड नोटोकॉर्ड बनाएगी। यहाँ पे एक और फैक्टर का जिक्र आता है, दैट इज द नोडल, एंड नोडल जो यहाँ पे प्रिमिटिव नोड के एरिया में रिलीज होता है, और इस फैक्टर को मेंटेन करता है HNF3 बीटा फैक्टर। ठीक है, नोडल इज मेंटेन बाय HNF3 बीटा फैक्टर, और अगर HNF3 बीटा फैक्टर में कुछ अफेक्ट्स आ जाएं तो उसके रिजल्ट में नोडल का एक्सप्रेशन अफेक्ट होगा, और न्यूबॉर्न बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट स्पेशली 4 ब्रेन एरियाज की डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। अब देखिए, यहां तक हमने बात की है एंटीरियर विजरल एंडोडर्म की और उसके साथ मेसोडर्म की, कि वो या वेंट्रलाइज हो रही है या वो डॉर्सलाइज हो रही है। अब हम आगे देखते हैं मिड एंड कॉर्डल रीजन में क्या हो रहा है। ठीक है, मिड एंड कॉर्डल रीजन में बेसिकली ब्रेशरी टी जीन अफेक्ट इन्वॉल्व है, और ब्रेशरी टी जीन जो है ये रेगुलेट करती है डॉर्सल मेसोडर्म फॉर्मेशन को। इस एरिया की मेसोडर्म बनने के रिजल्ट में डॉर्सल स्ट्रक्चर्स हैं और लोअर लिम्ब के और यूरोजेनिटल एरियाज वो सारे के सारे डेवलप करेंगे, और अगर इस जीन में कोई डिफेक्ट आ जाए दैट विल लीड टू कॉर्डल डिसजेनेसिस सिंड्रोम, या भी हम इस डिजीज को भी देखते हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स में। तो बेसिक रीजन उसका ब्रेशरी टी जीन के है। अब हम एक और चीज पर आते हैं जिसको हम कहते हैं लेटरलिटी सीक्वेंस या LR या लेफ्ट राइट सीक्वेंस क्या है। आप लोगों को इस चीज का इल्म है कि बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी में ऐसे हैं जो लेफ्ट या राइट साइड में चेंजेस एसिमेट्री शो करते हैं, लाइक हार्ट आपके लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, स्प्लीन आपके लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, लिवर आपके राइट साइड पे प्रेजेंट है, अपेंडिक्स आपके राइट साइड पे प्रेजेंट है। इसी तरह दूसरे वीसरस जो है उनकी अपनी अपनी पोजीशन एक एसिमेट्रिकल पोजीशन है, वो कैसे मेंटेन होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज होता है प्रिमिटिव नोड के एरिया में, ये आपको इधर दिखाया हुआ है कि ये प्रिमिटिव नोड से फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 रिलीज होता है जो नोडल को एक्टिवेट करता है, और नोडल के एक्टिवेट होने के रिजल्ट में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन जो है इट इज आल्सो कॉल्ड सीरोटोनिन, ये रिलीज होती है। जब ये सीरोटोनिन रिलीज होती है और ये एक्टिवेट होती है तो ये एक फैक्टर को एक्टिवेट करती है जिसको हम कहते हैं MAD3 या MAD3 फैक्टर, जो नोडल को लेफ्ट साइड पे रिस्ट्रिक्ट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नोडल लेफ्ट साइड पे रिस्ट्रिक्ट होगा, और लेफ्ट साइड के फैक्टर्स जो है वो नोडल की वजह से बनेंगे, और जो राइट साइड के फैक्टर्स हैं उसका फैक्टर नोन नहीं है कि राइट साइड के विसरास क्यों बनेंगे, क्योंकि नोडल इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड और नोडल लेफ्ट साइड के विसरास को मेंटेन करेगा। तो FGF4 ने जो नोड से रिलीज हुआ प्रिमिटिव नोड से, इसने नोडल को फैक्टर को एक्टिवेट किया, नोडल ने 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिलीज की, जिसके रिजल्ट में MAD3 रिलीज हुआ, एक्टिवेट हुआ, और MAD3 ने नोडल को लेफ्ट साइड पे मेंटेन किया। इन एडिशन टू MAD3 देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग। इसमें आप देखें, एक लेफ्टी 1 है, एक सोनिक हेजहॉग प्रोटीन है, और एक ZIC3 फैक्टर है, इसको जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स मिड लाइन में सिक्रीट होते हैं, और ये 3 फैक्टर्स दैट इज लेफ्टी-1, सोनिक हेजहॉग एंड जिंक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये न सिर्फ मिड लाइन के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं बल्कि आल्सो ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नोडल फैक्टर्स को टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी नोडल लेफ्ट साइड पे मेंटेन हो गया, एक यहाँ पे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन और MAD3 की वजह से, और दूसरा लेफ्टी-1 सोनिक हेजहॉग और जिंक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से। जब ये लेफ्ट पे मेंटेन हो जाएगा तो जो लेफ्ट साइडेडनेस है वो हमारे पास डेवलप करेगी।
अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो आपने लेटरलिटी के साथ याद रखनी है कि जब नोडल रिलीज होता है तो नोडल अप रेगुलेट करता है लेफ्ट T2 को, और लेफ्ट T2 जो है वो पिट X2 को अप रेगुलेट करती है। पिट X2 जो है बेसिकली दिस इज द मास्टर जीन फॉर लेफ्ट साइडेडनेस। ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास पिट X2 मास्टर जीन है। नोडल ने लेफ्ट T2 को एक्टिवेट किया और लेफ्ट T2 ने पिट X2 जीन को अप रेगुलेट किया, और ये मास्टर जीन है फॉर लेफ्ट साइडेडनेस। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि इन्हीं फैक्टर्स के साथ रिलेटेड हमारे पास सारे क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कंपाइल कर लो कि FGF4 प्रिमिटिव नोड से आया, इसने नोडल को एक्टिवेट किया, उसके रिजल्ट में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन रिलीज हुआ, और जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं, और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन ने MAT3 को एक्टिवेट किया, जिसने नोडल को लेफ्ट साइड पर कमलेट किया। एक और बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है, ये जहाँ पे नोडल का फैक्टर है, यहाँ पे हमारे पास सीलिया भी होते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एरिया में जो सीलिया हैं वो नोडल फैक्टर्स को लेफ्ट साइड पर सीलियरी मूवमेंट से मूव करते हैं, जिसकी वजह से नोडल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए MAT3, लेफ्टी-1, सोनिक हेजहॉग और उसके साथ जिंक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि ये तीनों फैक्टर न सिर्फ मिड लाइन स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हैं, बल्कि सेरोटोनिन को यानी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन और नोडल को लेफ्ट साइड पे भी मेंटेन रखेंगे। सिमिलरली नोडल खुद जब एक्टिवेट होते हैं, ये लेफ्ट T2 को एक्टिवेट करते हैं, और लेफ्ट T2 पिट X2 जीन को अप रेगुलेट करती है, जिसके रिजल्ट में ये पिट X2 मास्टर जीन है, और यहाँ से लेफ्ट साइड के सारे विसरास डेवलप करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि क्लिनिकल कोरिलेट्स हमारे साथ गैस्ट्रुलेशन के साथ कौन कौन से। सो फर्स्ट इज होलोप्रोजेंसेफली। ठीक है, प्रोजेंसेफेलन फोर ब्रेन को कहते हैं, और होलो का मतलब है एब्सेंट या अंडर डेवलपमेंट हो रही है, यानी ये वो कंडीशन है जिसमें फोर ब्रेन की डेवलपमेंट अफेक्ट हुई है। ठीक है, इसमें बेसिकली रीजन इज हाई डोजेज ऑफ अल्कोहल एंड द जर्म डिस्क इज डैमेज इन एंटीरियर मिड लाइन। स्मॉल फोर्थ ब्रेन होता है, फ्यूजन ऑफ द टू लेटरल वेंट्रिकल्स। ये आप देखें, ये नॉर्मली है जिसमें आपको दो नॉर्मल वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ आप देखें दो नॉर्मल वेंट्रिकल्स डेवलप करें, यहाँ फ्यूजन हो गई और फ्यूजन के रिजल्ट में सिंगल वेंट्रिकल नजर आ रहा है, स्मॉल फोर ब्रेन होता है। एट द सेम टाइम जो आईज होती हैं वो भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती हैं, इस कंडीशन को हम हाइपोटेलोरिज्म कहते हैं। ये सारे होलोप्रोजेंसेफली के क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं, उसकी कंडीशंस हैं। रीजन इज हाई डोजेज ऑफ अल्कोहल इन सेकंड वीक, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन जब हो रही है, ये एक्चुअली वो टाइम है हमारे पास कि जब फीमेल ने जस्ट अपने साइकिल्स मिस किए होते हैं एंड शी डू नॉट नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो वो सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो वो नॉर्मली लेती अगर उसको इल्म होता कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो नहीं ले रही होती। और उनमें से एक चीज़ अल्कोहल का हाई यूज़ भी है, जो यूजुअली हमारे वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमारे मुस्लिम्स में, जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ कम है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल कोरिलेट में जी कॉर्डल डिसजेनेसिस। अभी मैंने आपको ब्रेशरी टी जीन का जिक्र किया था कि ब्रेशरी टी जीन्स जो है हमारे पास कॉर्डल एरिया में मीजोडर्म के लिए इन्वॉल्व है, और अगर ब्रेशरी टी जीन अफेक्ट होता है तो कॉर्डल डिसजेनेसिस सिंड्रोम होती है, जिसको हम साइनोमीलिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट मीजोडर्म इन कॉर्डल मोस्ट रीजन ऑफ एम्ब्रियो दैट विल लीड टू एबनॉर्मेलिटीज इन लोअर लिम्ब। आप देखें, आपको फ्यूज्ड लोअर लिम्ब नजर आ रहा है। इसी तरह यूरोजेनिटल सिस्टम भी अंडर डेवलप होगा एंड लंबोसेक्रल वर्टिब्रा भी अंडर डेवलप होंगे। बिकॉज ऑफ द रीजन क्या है कि कार्डल मोस्ट रीजन में हमारे पास इनसफिशिएंट मीजोडर्म आई है।
Next is the sacrococcygeal teratoma, and sacrococcygeal teratoma is because of the reason कि जो primitive streak हमारे पास बनती है थर्ड वीक के एंड पे वो completely disappear हो जाती है. अगर primitive streak complete disappear ना हो और उसका remnant रह जाए तो आपको पता है primitive streak is capable to form all of the three germ layer, जिसके रिजल्ट में ये teratoma बनते हैं जिसमें तीनों germ layers के derivatives होते हैं. One of the reason for the sacrococcygeal teratoma is a remnant of the primitive streak. और इसके अलावा नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो माइग्रेट करके इस एरिया से अपने प्रिमिटिव गोनेड्स में नहीं जाएंगे बल्कि यहीं पर रह जाते हैं और उनकी भी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह का ट्यूमर बना सकते हैं. तो ये दो रीजंस हैं जो सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा के साथ रिलेटेड है. नेक्स्ट है जी हमारे पास गैस्ट्रुलेशन के साथ एब्नॉर्मल में फर्स्ट इज द साइटस सॉलिटस. साइटस सॉलिटस का मतलब है कि जितने भी विसराज हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे प्रेजेंट है. नॉर्मली अगर वो होंगे तो उसको हम साइटस सॉलिटस कहेंगे और अगर बिल्कुल मिरर इमेज है उसका अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं दैट इज दी साइटस इनवर्सस कि जो राइट साइड पे हमारे पास होने थे वो लेफ्ट पे चले जाते हैं और जो लेफ्ट पे होने हैं वो राइट पे चले जाते हैं. दैट इज अ कंप्लीट मिरर इमेज, तो उसको साइटस इनवर्सस कहेंगे. सिमिलरली साइटस एम्बिगुअस भी एक कंडीशन है जिसमें हार्ट का एरिया भी इन्वॉल्व हो जाता है कि इसमें क्या होता है कि हार्ट के एट्रिया जो हैं वो या तो एक जैसे दिखाई देते हैं या उसके वेंट्रिकल्स में अफेक्ट हो जाते हैं, कुछ एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं जिसको हम साइटस एम्बिगुअस या हीट्रोटैक्सी कहते हैं. इसके अलावा लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड बाइलेटरलिटी भी हो सकती है. ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास AR सीक्वेंस के साथ दैट इज द लेटरलिटी सीक्वेंस के साथ अफेक्टेड है. ठीक है, लेफ्ट साइडेड बाइलेटरलिटी में पोलीस्प्लीनिया होगा यानी स्प्लीन दोनों साइड पर प्रेजेंट होगी, जबकि राइट साइडेड बाइलेटरलिटी में हाइपोस्प्लीनिया या एस्प्लीनिया होगा कि या तो स्प्लीन सिरे से होगी नहीं या अगर होगी तो अंडर डेवलप्ड होगी. Another syndrome which is related with the gastrulation is the Carter-Jenner syndrome और ये Carter-Jenner syndrome को हम abnormal cilia syndrome भी कहते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि नोडल के लेवल पे हमारे पास सीलिया होते हैं जो नोड के लेवल पे जो नोडल फैक्टर्स को लेफ्ट साइड पर मूव कराते हैं. Carter-Jenner syndrome बेसिकली वो सिंड्रोम है जिसमें हमारी बॉडी में जहां जहां पे सीलिया है वो सब के सब अफेक्टेड होंगे. तो न सिर्फ Carter-Jenner syndrome में हमारे पास साइटस इनवर्सस होगा बल्कि आल्सो चूंकि ब्रोंकाई में भी हमारे पास सीलिया तो ब्रोंकाई एक्टेसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा. एंड इफ द फीमेल पेशेंट है तो चूंकि उसकी यूट्राइन ट्यूब्स में भी सीलिया है और ये सीलिया उसकी फर्टिलिटी में फर्टिलाइज्ड ओवम को मूव करने में हेल्प करते हैं तो सच अ पेशेंट विल प्रेजेंट विद द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी. तो दिस इज Carter-Jenner syndrome also called the abnormal cilia syndrome. Similarly रोल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स भी है इसमें क्योंकि आपको अभी मैंने कराया कि नोडल ने लेफ्ट इफेक्टर को जब एक्टिवेट किया तो उसके रिजल्ट में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन या सीरोटोनिन रिलीज हुई और सीरोटोनिन ने फैक्टर्स मैट3 को एक्टिवेट करके लेफ्ट साइड के फैक्टर्स को लेफ्ट साइड पर रिस्ट्रिक्ट किया. ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स का ये रोल है कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो सीरोटोनिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इनहिबिटर्स होते हैं जो नॉर्मली पेशेंट इफ शी इज नॉन प्रेग्नेंट एंड शी इज टेकिंग सम एंटी डिप्रेसेंट और उसकी प्रेगनेंसी टाइम पे she do not know that she is pregnant and she continue to start taking the antidepressant as a result of which the serotonin will be affected and left right sidedness will be affected. Now we move on to the further development of the trophoblast. So trophoblast में आप देखिए हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट है जिसकी ये लेक्यूनर स्टेज और लेक्यूनर स्टेजेस में मैटरनल ब्लड वेसल्स को सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट ने इन्वेट किया है और मैटरनल ब्लड यहाँ पर आया हुआ है. अब हम प्राइमरी विलस की बात करते हैं. द प्राइमरी विलस में साइटोट्रोफोब्लास्ट का कोर है विच इज कवर्ड बाय सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट. ये आपको क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा है, कोर ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज कवर्ड बाय सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट. इसमें मीजोडर्म इन्वेट करती है एंड इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द प्राइमरी विलस. जब मीजोडर्म इसके विलस में एंटर हो जाएगी, नाउ दिस विलस हैविंग द मीजोडर्मल कोर mesenchymal core
covered by cytotrophoblast and then caecotrophoblast. This is called the secondary villus. After this, when this mesoderm differentiates into blood vessels also the blood forming cells, then the villus is called the tertiary villus. तो इसमें आप देखें कि ये आपको tertiary villus नजर आ रहे हैं जिसमें ये blood vessels बन चुकी हैं और इन blood vessels ने कोरियोनिक प्लेट की वेसल्स के साथ इनका कांटेक्ट हो चुका है और कोरियोनिक प्लेट के जरिए ये हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक से एम्ब्रियोनिक वेसल से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से जब प्रिमिटिव हार्ट जो है हमारे पास बीट करना शुरू होता है एट दिस स्टेज, तो एम्ब्रियो की जितनी भी वेसल्स हैं वो थ्रू कनेक्टिंग स्टॉक एंड कोरियोनिक प्लेट कैपिलरीज टर्शियरी विलस की ब्लड वेसल से अटैच्ड है, उसके साथ कनेक्टेड है और एक इनिशियल यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन का स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक और चीज भी समझ लें कि वो विलाई जो कोरियोनिक प्लेट से स्टार्ट करते हैं टिल द एंड आते हैं, इनको हम प्राइमरी या एंकरिंग विलस कहते हैं और इनके जो साइड ब्रांचेस से जो विलाई निकलते हैं उनको हम फ्री या फ्लोटिंग विलस कहते हैं। एट द सेम टाइम आप एक और चीज देखो कि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जो हैं ये सिंसिशियो के बीच में से मूव करते हुए एंडोमीट्रियम तक आ रहे हैं और थ्रू आउट जितना भी एम्ब्रियो है उसको चारों तरफ से एंडोमीट्रियम के साथ अटैच करते हैं। दे आर फॉर्मिंग दी साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। इस शेल की वजह से ये जो हमारे पास एम्ब्रियो है ये हमारे पास अटैच हो जाता है टू दी एंडोमीट्रियम, फॉर्मली एडहेरेंट हो जाता है। तो प्राइमरी विलस जो हमने पिछली स्लाइड में देखा विच वॉज फॉर्म बाय द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, सेकेंडरी विलस जिसमें मेसेनकाइमल कोर आ गई और टर्शियरी विलस जिसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई। यहाँ पे हम आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। These are the references: the Langman Medical Embryology, Developing Human by Keith L. Moore. Thank you very much for your attention, students, and Allah Hafiz till the next class.